द मोस्ट इलास्टिक मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज रबर, वुड, ग्लास या स्टील। देखें, ये तो हर कोई बताता है कि इस एमसीक्यू का आंसर स्टील है, पर वजह नहीं बताता। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेच होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, पर फिजिक्स की रूह से ये गलत है। इलास्टिसिटी कहते हैं एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, यानी फोर्स हटाने पे अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आने की खुसूसियत। इस डेफिनेशन से तो अब भी लग रहा है कि रबर स्टील के मुकाबले में ज़्यादा इलास्टिक है, हालांकि ऐसा नहीं है। चलें देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलास्टिक है। इसके लिए डेफिनेशन की शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखें। इलास्टिसिटी इज एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप। ये एक रबर है ओरिजिनल शेप में। जब इसको कई बार स्ट्रेच करेंगे तो एक वक्त आएगा कि यह ढीला पड़ जाएगा और पूरी तरह ओरिजिनल शेप में वापस रिटर्न नहीं होगा, लूजली रिटर्न होगा। दूसरी तरफ स्टील अपनी ओरिजिनल स्टेट में है। जाहिर है ये बहुत ज़्यादा तो स्ट्रेच नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, पर फोर्स रिमूव करने पे अपनी ओरिजिनल शेप में परफेक्टली वापस आ जाता है। अब इसको टेबल की शक्ल में देखें। रबर स्ट्रेचेज मोर बट इज लेस इलास्टिक, स्टील स्ट्रेचेज लेस बट इज मोर इलास्टिक। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। वुड और ग्लास तो दोनों इनके बीच की चीज़ हैं, ज़्यादा उनको हम लोग नहीं देखते। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड लिमिट, इलास्टिक लिमिट या प्लास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ का ताल्लुक इलास्टिक रेंज से नहीं है। हुक्स लॉ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसी भी मेटल को हार्डनेस टेस्टर मशीन में डालकर उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो मेटल की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। चेंज इन लेंथ को स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पे नोट करते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेन। इसमें पॉइंट ए लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ तक हुक्स लॉ ओबे होता है। पॉइंट बी तक इलास्टिक लिमिट है, यानी स्ट्रेच होके वापस तो आ जाएगा मगर हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ होगी यहाँ पे। और इस लिमिट को यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ओवरऑल इस ब्राउन एरिया को इलास्टिक रीजन कहते हैं और इस अगले लाइट ब्लू एरिया को प्लास्टिक रीजन। नेक्स्ट है पॉइंट सी। ये वो पॉइंट है जहाँ तक कोई मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है फ्रैक्चर होने से पहले। इसको अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। और पॉइंट डी ब्रेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे मटेरियल टूट जाता है। तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझा दिए है और ये भी कि हुक्स लॉ कहाँ तक इसमें ठीक चल रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, जब तक कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो इस हिस्से में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है और इस हिस्से में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। A mass of 2 kg is hung by a spring which displaces it through 5 centimeter. The spring constant is 400 न्यूटन पर मीटर, 40 न्यूटन पर मीटर, 4 न्यूटन पर मीटर या 4000 न्यूटन पर मीटर। ये एक स्प्रिंग है। इस पे अगर 2 kg का मास हैंग करें तो स्प्रिंग को बाय 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे में स्प्रिंग कांस्टेंट के पूछा जा रहा है, तो हम यूज़ करेंगे हुक्स लॉ का फार्मूला F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। हमें के रिक्वायर्ड है जो बन जाएगा F डिवाइड बाई एक्स। हमें मास गिवन है 2 kg। हमने वेट यानी फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, न्यूमेरिकल्स में क्विक सॉल्व करने के लिए 10 ली जाती है। 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 आया। यूनिट है न्यूटन, तो ये लिख ली एफ की जगह। डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिखना है तो सेंटी की जगह उसकी वैल्यू 10⁻² लिख लें, जिसका मतलब है डेसिमल को 2 डिजिट्स लेफ्ट ले जाएंगे, तो ये 5.0 से बन जाएगा 0.05 और यूनिट मीटर, ये लिख लें। अब 20 डिवाइड बाई 0.05 से आएगा 400 और यूनिट न्यूटन्स पर मीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। Material which do not regain their original shape after removal of the load producing deformation are termed as elastic materials, plastic materials, rigid materials या hooks materials। वही ग्राफ जो हमने MCQ नंबर 2 में देखा था, दोबारा रिकॉल करें। ये जो ब्राउन एरिया है इसको इलास्टिक रीजन कहते हैं और इसमें जिस मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है वो स्ट्रेस रिमूवल के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जबकि लाइट ब्लू कलर का एरिया प्लास्टिक एरिया है,
यानी वो एरिया जिससे वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना पॉसिबल नहीं है। सो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मटेरियल ओरिजिनल शेप में वापस ना आ सके वो प्लास्टिक मटेरियल्स में फॉल करता है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार, न्यूटन, पीएसआई या पास्कल। न्यूटन तो यूनिट होती है फोर्स की, लिहाजा ये नहीं है। बाकी तीनों प्रेशर की यूनिट्स हैं, बट इनमें एसआई यूनिट कौन सी है? प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल है। बट ये आपको पूरी ज़िंदगी कैसे याद रहे? इसके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स पीए से याद रखें, फिजिक्स अप्रूव्ड, यानी एसआई यूनिट। जबकि बार प्रेशर की वो यूनिट है जो कि बी से बिजनेस या प्रैक्टिकल यूज़ में इस्तेमाल होती है, जैसे टायर शॉप्स पे, वेदर फोरकास्ट में और एयर कंप्रेसर्स वगैरह में। और पीएसआई से बनता है पर स्क्वायर इंच। ये यूनिट ज़्यादातर यूके और यूएसए में यूज़ होती है। फाइनली याद रहे, पैस्कल इज़ एन एसआई यूनिट, जबकि बार और पीएसआई नॉन एसआई यूनिट्स हैं। बी फॉर बार बड़ी यूनिट है, पास्कल स्मॉलर यूनिट है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। Which will exert greater pressure? 3 gram needle of tip area 1 millimeter square, 4000 kg elephant of total feet area 0.5 meter square, a girl of mass 40 kg wearing high heel shoes of cross sectional area 0.5 centimeter square, या a loaded ship of mass 2.2 into 10⁷ kg having area 600 meter square। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे फोर्स वेट है जो कि होती है mg। और क्योंकि इन 4 केसेस में g कांस्टेंट है, लिहाजा इसको इग्नोर करते हैं। अब मास की फिक्र ना करें, सिर्फ एरिया पे गौर करें। एलिफेंट और शिप का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए तो ये ज़मीन और समुंदर में धंसते और डूबते नहीं हैं। इसीलिए ये ऑप्शंस रूल आउट हो गई हैं। अब नीडल और गर्ल का एरिया बहुत स्मॉल है, लेकिन कंपैरिजन करें तो गर्ल का मास कई थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा है, लिहाजा यही राइट चॉइस है। पर कैलकुलेट करके भी तसल्ली कर लें, गर्ल का प्रेशर ऑन हील्स ही ज़्यादा होगा। तो एक हल्का शख्स भी स्मॉल हील्स पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है बनिस्बत एलिफेंट का अपने फीट पर। प्रेशर ऑफ 1000 मिली बार्स इज इक्विवेलेंट टू 0.1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल, 10 किलो पास्कल या 100 किलो पास्कल। सबसे पहले ये पिक्चर दोबारा देख लें, जिसमें 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल मैंशनड है। ये कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए। अब हमने 1000 मिली बार्स को कन्वर्ट करना है, तो ये अलहदा लिख लें। वैसे तो आप याद रखें, जब भी कभी 1000 और मिली एक साथ देखें तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ 1 बार बचेगा। और 1 बार इक्वल है 10⁵ पास्कल के, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻³ पास्कल, ताकि 10⁻² की जगह 100 लिख लें और 10⁻³ की जगह किलो। तो ये आंसर है। बट जहन में 1000 और मिली वाली बात ना आए तो सॉल्व कर लें। मिली की जगह 10⁻³ और 1000 होता है 10⁻³। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पीछे 1 बार बचेगा, और आगे वही स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे। प्रेशर ऑफ 1 मिलीमीटर Hg इज इक्वल टू, Hg मर्क्यूरी का सिंबल होता है। 4 ऑप्शंस गिवन है। मैं ऑप्शंस को देख भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे मेरी क्लास 9 की मैम ने एक सेंटेंस सिखाया था जो मुझे आज भी याद है। एटमॉस्फेयर लिव्स एट 760, यानी ज़मीन से ऊपर जहाँ तक एटमॉस्फेयर मौजूद है वहाँ तक अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉलम हो तो उसका जो प्रेशर नीचे होता है वो है 1 एटमॉस्फेयर, और ये 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के इक्वल होता है। तो हम लिख लेते हैं 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। हमें रिक्वायर्ड है 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी, तो लेफ़्ट साइड को 760 से डिवाइड करें तो 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी आ जाएगा, और राइट साइड को भी अगर 760 से डिवाइड करें तो 1 डिवाइडेड बाई 760 इज इक्वल टू 0.001316 एटमॉस्फेयर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, डेसिमल को राइट साइड पे 3 डिजिट्स मूव करना है, और ऐसा तभी होगा जब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाए। अब अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही ऑप्शन ए में है हमारा आंसर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या थर्मोमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स सुन रखी हैं? एसआई यूनिट पैस्कल, और नॉन एसआई यूनिट में बार और पीएसआई। ऑप्शंस में लफ्ज बैरोमीटर, नॉन एसआई यूनिट
बार से ही निकला है कि बार को मैयर करने वाला मीटर, लिहाजा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वैसे जनरल नॉलेज के लिए हाइग्रोमीटर क्या मैयर करता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जबकि थर्मोमीटर सिर्फ टेम्परेचर मैयर करता है, और मैनोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बल्कि किसी क्लोज्ड सिस्टम का प्रेशर मैयर करता है। प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीजेज विद बेस, वॉल्यूम, डेप्थ या मास। उम्मीद है आपको ये पिक्चर याद होगी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में समझाई थी कि प्रेशर एट द बेस डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। इनमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो कांस्टेंट हैं, लिहाजा इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। और चूंकि प्रेशर बॉटम पे मैयर किया जाता है इसलिए हाइट का ऑपोजिट डेप्थ होता है, और इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको रिमाइंड करवाऊं कि जब आप पानी में ज़्यादा डेप्थ में जाएं तो आपके कानों और बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है, इसीलिए डीप सी में डाइव करने वाले स्पेशल कॉस्ट्यूम और हेलमेट सब पहनते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी स्मॉलर एट इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर या मरी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस पिक को देखें। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र यानी सी पे होता है और सी लेवल की हाइट 0 मीटर कंसिडर होती है। यहाँ मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा जो कि 1 एटमॉस्फेयर है। अब जो हम मैदानी और फिर उसके बाद पहाड़ी इलाके में जाएंगे वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाइट होती है, तो ऊपर एयर का कॉलम रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर भी कम हो जाएगा। सी लेवल पे ये एयर कॉलम ऊपर था जहाँ तक अर्थ की एटमॉस्फेयर है। जब माउंटेन पे जाएंगे तो अब एयर कॉलम कम रह गया और नीचे मौजूद लोगों पे उस एयर का प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन ऑप्शंस इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर के मुकाबले में मरी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, माउंटेन्स में, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्मॉलर होगा। अ गर्ल ऑफ मास 50 kg wears heels with an area of 2 centimeter square in contact with the ground. The pressure she exerts on the ground is। ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट ही करना होगा। सबसे पहले एरिया को SI यूनिट में लिखना है। सेंटी की जगह लिखें 10⁻²। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ और मीटर स्क्वायर बन जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ फोर्स वेट है जो कि मास इंटू स्मॉल जी होता है। वैल्यूज पुट इन करें, मास की जगह 50, जी की जगह 9.8, एरिया की जगह 2 इंटू 10⁻⁴। 50 डिवाइड बाई 2 होगा 25, जबकि 9.8 एज इट इज़ आया और नीचे से 10⁻⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻+4 बन जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाई 9.8 से आया 245, जबकि 10⁻⁴ एज इट इज़ उतारा। 245 का मतलब है 245.0। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए डेसिमल को 2 डिजिट्स लेफ्ट ले जाएंगे, 1, 2, और ऐसा करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 2.45 बन जाएगा। और अगर 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई किया है तो 10⁻+2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि बराबर हो जाए, और 10⁻⁴ एज इट इज़ उतार लेंगे। अब 10⁻² और 10⁻⁴ मिलकर बन जाएगा 10⁻⁶, और यूनिट ऑफ प्रेशर पैस्कल। तो ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ड्राइवर्स वेयर स्पेशल सूट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। देखें, हाई टेम्परेचर वाली ऑप्शन तो इसलिए गलत है कि अगर कोई हैवी स्पेशल सूट पहना जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम टेम्परेचर तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। और लो टेम्परेचर वाली ऑप्शन इसलिए गलत है कि सर्दी से बचने के लिए सिर्फ ड्राइवर्स ने थोड़ी बल्कि सब ने गर्म कपड़े पहनने होते हैं। बच गई लो और हाई प्रेशर। यहाँ क्वेश्चन में वैसे लिखना चाहिए था कि फार्मूला 1 कार रेसिंग। तो देखें, जैसे सी डाइवर्स जब समुंदर की डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ प्रेशर हाई होता है, इसलिए वो स्पेशल सूट पहनते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इसी तरह रेसिंग कार्स में हाई स्पीड पे सामने से बहुत ज़्यादा हाई एयर प्रेशर होता है, उससे प्रोटेक्शन के लिए ये ड्राइवर्स स्पेशल सूट्स पहनते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस। In a stationary fluid, the local pressure of fluid vary with depth only, horizontally only, both with depth and along horizontal direction, neither with depth nor along horizontal direction. इस पिक्चर को देखें, इसमें वाटर स्टैटिक है। एक तो इस पानी पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर असर कर रहा है, फिर जिस जिस पॉइंट पे भी आपने प्रेशर मेजर करना है उसके ऊपर पानी का प्रेशर भी तो है। ये कम डेप्थ है
ऊपर पानी भी थोड़ा है तो उसका प्रेशर भी कम है। ये ज़्यादा डेप्थ है, ऊपर पानी भी ज़्यादा है तो पानी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो पता चला कि फ्लूइड में डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाता है, बट हॉरिजॉन्टली एट सेम डेप्थ प्रेशर इक्वल होगा। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल चेंज इन पोजीशन प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तो किसी भी स्टेशनरी फ्लूइड में प्रेशर सिर्फ डेप्थ की वजह से वेरी करता है। The pressure exerted by a man on the surface of earth will be smaller when he stands on both feet, sits on the ground, stands on one leg या sleeps on the ground। बेसिकली इनमें से किस हालत में प्रेशर स्मॉलर होगा? तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो इन चारों कंडीशंस में जिस केस में सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा उसका प्रेशर स्मॉल होगा। स्टैंडिंग ऑन वन लेग में एरिया बहुत कम है, बोथ लेग्स में उससे ज़्यादा है, सिटिंग में उससे भी ज़्यादा है क्योंकि तशरीफ़ का एरिया भी शुमार किया जा रहा है, और स्लीपिंग ऑन ग्राउंड में सबसे ज़्यादा एरिया कांटेक्ट है, इसलिए अब प्रेशर सबसे स्मॉल है। तभी तो बंदे ने आराम करना हो तो लेट जाता है ताकि बॉडी अंडर प्रेशर ना हो, इसलिए स्मॉलर प्रेशर के लिए ऑप्शन है स्लीप्स ऑन द ग्राउंड। Study with me, a learning experience.